हेलो स्टूडेंट, राजस्व के अंतर्गत हम बात कर रहे थे करों की। करों के प्रकार, करारोपण के सिद्धांत, करों के उद्देश्य, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना क्या है, हम जब करों के प्रकारों की बात करते हैं तो जब प्रकार होता है ना, इसी में एक प्रकार हमारा रह जाता है जिसको हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, जिसमें एक होता है एक कर प्रणाली और दूसरा होता है बहुकर प्रणाली। ये क्या चीज़ होता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी देश में केवल एक ही तरह का टैक्स होता है और किसी किसी कंट्री में बहुत सारे टैक्स होते हैं। जैसे भारत में देखो, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ये जीएसटी है, ये कर है, आय कर है, संपत्ति कर है, ये कर वो कर, अपटम सटम करके बहुत सारे कर होते हैं, तो इसको बहुकर प्रणाली कहते हैं। तो आज हमें ये समझना है कि अर्थव्यवस्था में एक कर प्रणाली का क्या रोल है, ये होता क्या है, और साथ ही साथ हमें ये पढ़ना है कि बहुकर प्रणाली क्या होता है, इसका अर्थव्यवस्था में क्या रोल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल टैक्स सिस्टम और मल्टीपल टैक्स सिस्टम। ये हमारा राजस्व के अंतर्गत यूनिट नंबर 2 और लेक्चर नंबर 11 चल रहा है, और इसी तरह कंटिन्यू करेंगे जब तक पूरा का पूरा हमारा ये पेपर कंप्लीट ना हो। राजस्व की पूरी बुक कंप्लीट करनी है और इसी में हम पढ़ रहे हैं सिंगल टैक्स सिस्टम एंड मल्टीपल टैक्स सिस्टम। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक कर प्रणाली, सिंगल टैक्स सिस्टम होता क्या है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर सरकार के द्वारा पूरे समाज में, पूरी अर्थव्यवस्था में टैक्स का केवल एक ही प्रकार अप्लाई किया जाता है, केवल एक ही प्रकार का टैक्स होता है, चाहे वो किसी से ही वसूले, अगर एक ही टैक्स होता है, इसके अलावा कोई दूसरा टैक्स पूरी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा नहीं वसूला जाता है, तो उसको हम एक कर प्रणाली के नाम से जानते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के समय में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर केवल एक ही कर प्रणाली हो। हर कंट्री में कई तरीके के अलग अलग टैक्स वसूल किए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सरकार की खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के कार्य बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकार की जो है लक्ष्य बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में सरकार के खर्चे भी बढ़ रहे हैं और खर्चों को पूरा करने के लिए आय चाहिए। तो केवल एक ही प्रकार का टैक्स लगाएंगे तो सरकार अपनी सभी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं जुटा पाएंगी। तो एक कर प्रणाली तो वास्तव में आज के समय में प्रचलन में नहीं, अगर कहीं है भी इसके बारे में मुझे फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो क्या होता है, एक कर प्रणाली के अंतर्गत राज्य केवल एक कर लगाया जाता है, जो कि या तो कृषि उत्पादन पर लगाया जाता है, या पर लोगों की वास्तविक आय पर लगाया जाता है, या फिर किसी अन्य प्रकार की वस्तु पर लगाया जाता है, लेकिन केवल एक ही पर टैक्स होगा, या तो कृषि उत्पादन पर, या पर आय पर, या किसी दूसरी वस्तु पर। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई दूसरा टैक्स इसमें नहीं लगता है। अगर हम एक कर केवल कृषि पर लगाएं, जो कि बहुत पहले चलता था, जब केवल कृषि, हर जगह केवल कृषि प्रधान, लोग कृषि पर ज़्यादा डिपेंड होते कि मानते हैं कि कृषि ही उत्पादन कर कार्य होता है, इसके अलावा कोई भी कृषि को उस समय जो है संपन्न का प्रतीक माना जाता था, उस समय की बात है। तो बेसिकली जो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री है, प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री के अंतर्गत इन लोगों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में केवल और केवल कृषि उत्पादन पर ही टैक्स लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उत्पादन, वास्तविक उत्पादन होता है, और बाकी सब तो उसके सहायक उत्पादन क्षेत्र है। तो इनके अंतर्गत ये कहा जाता है कि कृषि के अंतर्गत उत्पादन पर जो आय की प्राप्ति होती है, उसी कृषि के यानी कि किसानों, खेती से उपज, खेती के उपज पर टैक्स लगाना जरूरी है, क्योंकि उनका कहना है कि शुद्ध उत्पादन केवल कृषि से ही प्राप्त होता है, इसके अलावा बाकी सब तो दूसरे उत्पादन होते हैं। ये प्रकृतिवादी का है कि केवल कृषि पर होना चाहिए, कृषि उत्पादन पर होना चाहिए, केवल जमीन खेतीबाड़ी से जो लोग करते हैं, किसानों, आप सबको पता है आज के टाइम में किसानों की हालत क्या है। लगा दो किसानों पर टैक्स, बेचारे कल ही खुदकुशी करके मर जाएंगे, वैसे ही अपनी जी नहीं पा रहे जिनकी इनकम, ऊपर से टैक्स और लगा दो। लेकिन प्राचीन समय में लोग ये सोचा जो आज के समय में एप्लीकेबल नहीं है। तो ईशाक शेरमैन, जो कि बहुत बड़े जो है एक मानते इनका कहा जाता है, इन्होंने कहा था कि भूमि पर कर लगाए जाने वाला कर भी वर्तित किया जा सकता था। उस कर का अंतिम बार समाज के सभी व्यक्तियों पर, उन्होंने कहा समाज के सभी व्यक्ति कृषि के उत्पादों को प्रयोग करते हैं, जीने के लिए कृषिगत उत्पादों का जरूरी है, खाना पीना चाहिए, सब कुछ वहीं से आता है। अगर कृषि उत्पादों पर ही टैक्स लगा देंगे तो ऐसे में हर किसी पर वो टैक्स का एक बराबर भार पड़ेगा, इस महाशय ने कहा था। लेकिन हम सबको पता है अमीर लोग कहाँ कृषि की ज़्यादा, वो लोग तो दूसरे आजकल तो बर्गर पिज्ज़ा पे चले गए हैं। कहाँ किसी खेती से खेतों से उनको मतलब ही नहीं होता है, मिट्टी से मतलब नहीं है, एसी गाड़ी से, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं,
लिफ्ट से उतरते हैं, एसी की गाड़ी में बैठते हैं, एफसी के ऑफिस में रहते हैं, वहीं पर हवा खाते हैं, वहीं पर एसी वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, घर आ जाते हैं, डायबिटीज़ हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ब्रेन डेड खत्म। तो उनको मतलब ही नहीं खेतीबाड़ी से। तो इस महोत्सव ने कहा है कि एक्चुअली में भूमि पदार्थों पर अगर टैक्स लगाते हैं तो उसको सभी लोगों पर उसका भार पड़ता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके दोष है कि उनके दोष है क्योंकि ये प्रणाली केवल एक कर सिस्टम कृषि पर वो भी ये बहुत ज़्यादा अप्लाई केवल नहीं हो सकता, ये समाज के रहने वाले कृषकों के लिए एक ही बहुत ही बड़ा अन्याय है। ऐसे में इसके अंतर्गत दो प्रमुख दोष हैं। वो दोष कौन कौन से? नंबर 1, अपर्याप्त आय। सबसे पहले अगर केवल एक ही चीज पर टैक्स लगाया जाएगा, सरकार अपनी व्ययों की पूर्ति उस आय से नहीं कर पाएगी। सरकार को जितना आय की प्राप्ति होनी चाहिए उतना आय की प्राप्ति सरकार को नहीं होगी। क्यों? कृषि से ही सब कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, सरकार को अपनी आय बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे में केवल एक ही चीज़ पर हम टैक्स लगा के उसी पर डिपेंड नहीं हो सकते। दूसरा है न्यायशीलता के विरुद्ध है ये टैक्स प्रणाली। ये समाज में न्याय का बिल्कुल बंटवारा नहीं करता, ये न्याय नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अगर केवल और केवल कृषिगत वस्तुओं पर हम टैक्स लगाते हैं, जो पूंजीपति है वो एन केन प्रकरण अपने पूंजी इकट्ठा कर लेते हैं, उन पर तो टैक्स ही नहीं पड़ेगा, वो तो और मालामाल होते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो ये गड़बड़ है। ये गड़बड़ इसलिए है क्योंकि हम अगर जैसे कि शेलॉक ने कहा था कि भूमि पर टैक्स लगाने से उसको विवर्तित किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि हम सबको पता है कि खेती से उत्पादन होने वाले वस्तुओं पर, खेतीगत जो प्राकृतिक वस्तुओं पर सबसे ज़्यादा प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग और गांव में रहने वाले कृषि के लोग ही करते हैं, यानी कि उन पर ही टैक्स का भार लास्ट में ज़्यादा पड़ने वाला है, बाकी लोग तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये प्रणाली बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके बाद हमने जो है पढ़ना है कि समाजवादी प्रकृति के समाजवादी लोगों ने कहा कि कृषि के ऊपर टैक्स लगाना अन्यायपूर्ण है, जबकि एक्चुअली में होना ये चाहिए जो जितना इनकम कर रहा है उस इनकम पर टैक्स लगना चाहिए, चाहे वो कृषि से इनकम कर रहा हो या किसी प्रकार के दूसरे प्रकार से सोर्स से इनकम कर रहा हो। इसका मतलब एक कर केवल आय पर टैक्स लगाना। समाजवादी विचारकों ने एक कर के रूप में केवल आय पर कर लगाने का समर्थन किया और ये तर्क दिया कि करों का भुगतान आय में से आय का कैलकुलेशन सही तरीके से किया सकता है और आय से पर्याप्त आय भी प्राप्त हो सकती है। इसे प्रगतिशील बनाकर देने से योग्यता के अनुरूप बनाया जा सकता है कि जिसकी इनकम ज़्यादा उस पर ज़्यादा टैक्स लगाओ, इनकम कम है इनकम टैक्स कम लगाओ। तो ये समाज को न्याय भी देगा और आय में भी वृद्धि कराएगी। प्रोफेसर डाल्टन ने इसको एक्सप्लेन किया था कि यद्यपि केवल भूमि कर की तुलना में आय पर कर लगाने से उचित मानते थे। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र बड़ा है, ज़्यादा इनकम आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के पर्याप्त दोष थे। कौन कौन से दोष थे? केवल आय पर कर लगाने से प्राप्त आय की प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल एक ही क्षेत्र से पैसा आएगा, उससे इनकम पूरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आय के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त संपत्ति पर कर नहीं लगाया जा सकेगा। संपत्ति, क्योंकि हम पता है कि इनकम पर टैक्स लगाना है तो लोगों बस प्रॉपर्टी पर टैक्स, लोग जो है अपनी इनकम से प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, मतलब प्रॉपर्टी इनकम थोड़ी ना है, प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगा सकते। इस कर की बड़ी मात्रा में चोरी की, लोग अपनी आय को छुपाएंगे, टैक्स चोरी करेंगे। एक्चुअली में जैसा कि आज होता है लोग अपनी आय को प्रॉपर बताते नहीं कौन किसकी इनकम है। निर्धन वर्ग के आय पर भी टैक्स लगेगा और उससे आय की हिसाब किताब रखने में असुविधा होगी। गरीब लोग हिसाब किताब कहाँ, वो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको क्या पता कितना, ऐसे में तो टैक्स लेने वाले ज़्यादा टैक्स वसूल करने, गरीबों पर वैसे ही मार पड़ेगी। सभी व्यक्तियों से आयकर वसूल करने का खर्च भी काफ़ी होगा। इनकम टैक्स रख रखाव हिसाब किताब पर भी बेफिजूल की दूसरे खर्चे इसमें हो जाएंगे। इसके कुछ बेसिक दोष है। इन सभी दोषों को देखते हुए चाहे कृषि पर लगाओ चाहे आय पर लगाओ, दोनों में कमियां हैं और दोनों ही सरकार की आयों की परिपूर्ति नहीं कर सकता, केवल एक ही चीज़। ऐसे में जो अर्थशास्त्री है, विचारक है, विद्वान है, उन सभी लोगों ने और अलग अलग देशों ने ये तय किया कि एक प्रणाली हमारे लिए उचित नहीं है, इससे किसी एक वर्ग को नुकसान होगा, एक वर्ग को फ़ायदा होगा। ये सही सिस्टम नहीं है। सिस्टम ये है कि हम जो है कई प्रकार के टैक्स लगाए ताकि कर का भार हर एक व्यक्ति पर पड़े, अलग अलग प्रकार से हर कोई किसी न किसी प्रकार से टैक्स दे। तो उसके बाद जो है बहुकर प्रणाली, मल्टीपल टैक्स सिस्टम जो है सामने आया, जहां पर विभिन्न सरकारों ने, राज्यों ने अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाना शुरू कर दिया। टोल टैक्स,
सीमा टैक्स, संपत्ति कर, आय कर, ठीक है, उपहार कर, जीएसटी, ईएसटी, मनोरंजन कर, वैट, पता नहीं कौन कौन से तमाम टैक्स ढूंढ के लाए गए और लोगों पर थोपा गया। और इससे गवर्नमेंट की इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनकी तो कैसे भी हो, जैसे अभी आप धूम्रपान करेंगे उस पर टैक्स लगेगा, आप कहीं घूमने जाएंगे ट्रैवल टैक्स लगेगा, अलग अलग तरीके से टैक्स लगता ही लगता है, अब उससे बच नहीं सकते। सो डैट इसे अनेक कर प्रणाली भी कहा जाता है, जैसा कि शब्द से ही मतलब है। इसके अंतर्गत सरकार अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाकर अपने लिए आवश्यक धन को एकत्रित करती है। इसके अंतर्गत टैक्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आर्थर एंग के शब्दों में यदि उन्होंने कहा, आर्थर ने, कि अगर मैं करारोपण की श्रेष्ठ पद्धति की परिभाषा करूं तो वह ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी विशेष बिंदु पर बहुत अधिक कर का भार ना होकर अनंत बिंदु पर थोड़ा थोड़ा भार हो। उन्होंने कहा कि एक ही चीज़ पर मैं टैक्स लगाऊं, टैक्स बहुत सारी चीज़ों पर लगाओ, आप थोड़ा थोड़ा लगाओ, ताकि हर कोई अपने अपने हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन कर सके और टैक्स दे सके। ऐसे में कोई समाज, केवल कृषक नहीं कहेंगे हम पर टैक्स ज़्यादा लगाया गया, पूंजीपति कहेंगे हम पर टैक्स ज़्यादा लगाया, ऐसे में कोई नहीं, सब पर एक जैसा टैक्स लगेगा, हर कोई किसी ना किसी तरीके से टैक्स पे करेगा और ये उचित भी होगा, न्यायपूर्ण होगा और इसका सबसे बड़ा फायदा सरकार को होगा, क्योंकि सरकार की आय बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आज के कल के देशों में, लगभग मॉडर्न देश में जितने भी देश है, चाहे भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, जापान है, कोई भी देश है, हर एक देश में इसी प्रकार के बहुकर प्रणाली प्रचलित है, जो प्रगतिशील प्रकार में है, इनकी जिसकी इनकम ज़्यादा, उस पर ज़्यादा टैक्स है। आयकर है, बिक्री कर है, संपत्ति कर है, उपहार कर, मृत्यु कर, उत्पादन कर, आयात कर, अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए गए हैं और यहाँ पर सरकार को अच्छी खासी इनकम भी होती है। अब बात करते हैं इसके गुण क्या है, फ़ायदा क्या है। नंबर 1, इन करों से सरकार को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आय हो सकती है, सरकार की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि भाई एक सोर्स से नहीं कई सोर्स से पैसा आ रहा है। नंबर 2, करों को प्रगतिशील बनाकर न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है। प्रगतिशील का मतलब होता है इनकम ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा, ऐसे में समाज के लिए हितकारी है। अनेक करों के माध्यम से राज्य के प्रयास सब वर्गों को सहयोग लिया जा सकता है। ऐसे में छोटे से छोटा, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब व्यक्ति भी टैक्स दे सकता है, क्योंकि टैक्स एक छोटा सा अमाउंट देना होता है। उचित उपाय अपनाकर कर वंचन को रोका जा सकता है। इसके अंतर्गत जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, अलग अलग तरीके से योजना या फिर उपाय लाया जाता है ताकि लोग टैक्स की चोरी कम से कम करें। इसके अलावा बहुकर प्रणाली के दोष भी है। दोष ये है कि इस प्रणाली के अंतर्गत हिसाब किताब रख पाना मुश्किल होता है। बहुकर प्रणाली उपभोक्ताओं पर अधिक भार डालती है, जिससे उसकी बचत एवं काम करने की योग्यता और इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति पर कई प्रकार के टैक्स पड़ जाता है और वो कैलकुलेट करता है कि हमारी इनकम पर तो हम जैसे कोई है, हम अपनी इनकम करते हैं तब टैक्स देंगे। पहला तो वो दे दिया, आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, अपनी इनकम से जो टैक्स दिया उस इनकम को बचा के रखा, उसी से आपने प्रॉपर्टी खरीदा, उस पर भी टैक्स दोगे। बाद में कोई सामान खरीदने जाओगे उस पर टैक्स दोगे। आप बिजली का यूज़ करोगे उस पर टैक्स दोगे। आप ऑलरेडी टैक्स कटा के अपनी इनकम घर पे लेके आए हैं, उसके बाद उसी इनकम से दूसरी चीज़ खरीद रहे हैं तब भी टैक्स दे रहे। इसका मतलब होता है उपभोक्ताओं के पर इस बहुकर प्रणाली का अधिक दबाव पड़ता है। बहुकर प्रणाली में धनिकों की अपेक्षा निर्धनों पर अधिक कर भार पड़ता है। भाई गरीब तो हर तरह से पिसता है, टैक्स लगाओ ना लगाओ, किसी गरीब है, उसके ऊपर तो कर का भार, ये भार वो भार, 18% होता ही होता है। वो तो अलग चीज़ होता है, गरीब भार पड़ता है, इसमें सोचना पड़ेगा हम, क्योंकि सरकार को इनकम भी करनी है, क्योंकि सरकार को इनकम नहीं होगा तो गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं कहाँ से लेके आएंगे, तो इसका होना जरूरी है। समझ में आ गया, कोई पॉइंट दिक्कत तो नहीं है। ये एक टैक्स और बहु टैक्स प्रणाली एक्चुअली में एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है। इसके बावजूद आपको लगता है कि कहीं पर कुछ रह गया है, कोई पॉइंट मिस हो रहा है, तो भाई मिस मत करो, कमेंट बॉक्स में उस मिसिंग फिगर को लिख दो, सर ये मिस हो गया, इसको समझाइए, मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।